नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपने देखा होगा कि बिहार में जो है नर्सिंग को लेके एक लिखित परीक्षा का आयोजन की बात कही गई है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में हमने सोचा है कि क्यों ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आंसर होना चाहिए, जो MCQ बनेगा एग्ज़ाम के लिए, तो क्यों ना हम एक जो संभावित सिलेबस है उसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन का एक सीरीज़ हम लाए हैं, जो सीरीज फर्स्ट है मेरा। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और यह जो है आपको हर तरह से एग्ज़ाम में लाभ दिलाएगा। तो हम लोग समय समय पे या देखते हैं, जितना हो सकेगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का एक सीरीज़ हम लोग चलाएंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार नर्सिंग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से करवाई जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 3 से 6 साल के बच्चों की विकास की कौन सी अवस्था है। और आप लोगों से एक ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमको बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को क्वेश्चन हिंदी में चलता है, हिंदी में अच्छा रहेगा या इंग्लिश में अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप हमें इंग्लिश में बोलिएगा तो हम इंग्लिश में ही क्वेश्चन बनाएंगे। आइदर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स भी करके बना सकते हैं। ठीक है, जो आपके सुविधा अनुसार जैसा आपको क्वेश्चन पसंद आए, हम वैसा ही क्वेश्चन से जो है कि हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, 3 से 6 साल के बच्चे की विकास की कौन सी अवस्था है। तो बच्चों को विकास की अवस्था शायद आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जन्म से 7 दिन तक बच्चे को क्या कहा जाता है, अर्ली न्यूनेट कहा जाता है। ठीक है, अर्ली न्यूनेट आप याद रखिएगा। ठीक है, अर्ली न्यूनेट कहा जाता है। उसके बाद जब बच्चा 7 से 28 दिन में आता है तो उसे उनका न्यूनेट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, नवजात शिशु जिसे कहते हैं आप, न्यूनेट पीरियड होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, याद रखिएगा। उसके बाद 28 दिन से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाता है, इन्फेंट कहा जाता है। ठीक है, इन्फेंट कहा जाता है। जबकि 1 साल से लेकर के 3 साल तक, ठीक है, इसे कहा जाता है आपका टोडलर। ठीक है, टोडलर स्टेज कहा जाता है। जो आपने देखा हो, जो घुरकने वाला स्टेज होता है ना, वो टोडलर स्टेज कहलाता है। उसके बाद 3 साल से लेकर के 6 साल तक का जो स्टेज होता है वो होता है आपका प्री स्कूलर। ठीक है, प्री स्कूलर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, प्री स्कूलर। ठीक है, प्री स्कूलर। उसके बाद 6 साल से लेकर के 12 साल तक क्या होगा, स्कूल एज होगा। ठीक है, स्कूल एज होगा। उसके बाद 12 साल से लेकर के 19 साल तक का उम्र जो होता है वो एडोलसेंट का होता है, किशोरावस्था जिसे कहते हैं, एडोलसेंट का होता है। ठीक है, उसके बाद 19 साल से लेकर के आगे का जो एज होता है वो आपका क्या कहलाता है, तो एडल्टहुड कहलाता है, एडल्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, 3 से 6 साल के बच्चों की विकास की अवस्था क्या कहलाती है, तो प्री स्कॉलर कहलाती है। तो प्री स्कॉलर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है समझ समझ के पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जन्म से पहले बच्चे के लंग्स की अल्वियोली किससे भरी होती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, यूट्रस में होता है, तो उसका जो लंग्स होता है वो किस चीज़ से भरी होती है, तो वो भरा होता है आपका फ्लूइड से। ठीक है, फ्लूइड, लिक्विड, द्रव्य जिसे कहते हैं, उसका अल्वियोली जो है द्रव्य से भरा हुआ होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का तो उसे रिससिटेट किया जाता है, उसे सांस लेने के लिए जो है उसके पीठ पे थपकी दिया जाता है, उसको संसन किया जाता है, ताकि एयर जो है, हवा जो है उसके लंग्स तक पहुंच सके। ठीक है, तो जन्म से पहले बच्चे के लंग्स की अल्वेओली किससे भरी होगी, तो वो फ्लूइड से भरी होगी। फ्लूइड हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपने जानते होंगे आप, मलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो मलेरिया के लिए इसमें से कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है, तो देखिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, सेरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है,
माइक्रोस्कोपिक टेस्ट किया जाता है, जबकि डी नंबर जो है आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट ये नहीं किया जाता है। तो मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट नहीं किया जाता है, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट नहीं किया जाता है। जबकि ऊपर का आप जो देख रहे हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि किट से किया जाता है, सेरोलॉजिकल किट जो ब्लड में किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जिसको मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन टेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, हेपेटाइटिस सी के फैलने का मुख्य कारण क्या है। हेपेटाइटिस सी, आप हेपेटाइटिस का आप जो प्रकार होता है आप जानते होंगे, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, 5 प्रकार होते हैं हेपेटाइटिस के। ठीक है, जो कि ए सी के समानांतर होता है, जबकि बी और डी के समानांतर होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए और सी बिल्कुल सेम होगा उसका फैलने का तरीका, जबकि बी और डी जो होगा उसका फैलने का तरीका सेम होगा। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस सी के फैलने का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस जो सी होता है वो फीकल ओरल रूट से फैलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, फीको ओरल रूट। ठीक है, जबकि ड्रॉपलेट हो गया आपका, ड्रॉपलेट होता है छींकने खांसने से, कंटामिनेटेड मीन्स होता है गंदा खून, ठीक है, संक्रमित खून चढ़ाने से, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ए नंबर हो जाएगा, फीको ओरल रूट। ठीक है, फीको ओरल रूट से फैलने वाले हेपेटाइटिस कौन से होंगे, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, जबकि हेपेटाइटिस बी और डी जो फैलता है वो कंटामिनेटेड ब्लड से फैलता है आपका, बी और डी। ठीक है, ब्लड और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूबियोला को अन्य किस नाम से जानते हैं। रूबियोला को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रूबियोला का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है टेटनस, बी है वुपिंग कफ, सी है मेजिल्स और डी है जर्मन मेजिल्स। ठीक है, तो रूबियोला को जो अन्य नाम दिया गया है वो दिया गया है आपका जर्मन मीजल्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन मीजल्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कुष्ठ रोग जिसे आप लेप्रोसी कहते हैं का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स होता है वो किस प्रकार से फैलता है। ठीक है, किस प्रकार से फैलता है, तो क्वेश्चन नंबर ए है आपका आंसर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट हमने आपको बताया खांसने और छींकने से जो संक्रमण होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जबकि फीकल ओरल रूट क्या होता है, फीकल ओरल रूट होता है कि अगर आपके हाथ में, ठीक है, आपके हाथ में अगर जो संक्रमण है उस हाथ से अगर जो आप मुंह में बिना हाथ को वॉश किए अगर जो आप मुंह के संपर्क में लाते हैं तो वो फीकल ओरल रूट कहलाता है। तो लेप्रोसी का जो फैलने का जो ट्रांसमिशन का मोड है वो क्या है आपका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन खांसी और छींकने से जो फैलता है। तो कुष्ठ रोग का क्या हो जाएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो हो जाएगा ए नंबर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्न में से कौन सर्विक्स कैंसर के लिए जिम्मेदार है। आप जानते हैं यूट्रस का जो एक वाल होता है, प्रोटेक्टिव वाल होता है जिसे आप सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, जो द्वार होता है सर्विक्स कहते हैं, उसमें कैंसर होने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है। ठीक है, कैंसर होने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस बी, दूसरा है HIV, तीसरा है HPV और चौथा है H पाइलोरी। ठीक है, तो कौन सा होगा कारक जिम्मेदार, तो हेपेटाइटिस नहीं होगा, HIV नहीं होगा, H पाइलोरी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, HPV, जिसका कि फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस के कारण जो है महिलाओं में सर्विक्स कैंसर जो है देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम भारत में कब शुरू किया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम जिसे आप NFHP कहते हैं, कब शुरू किया गया, 1947, 1952, 1953 और 1980। तो आपको बता दें
नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम जो है, पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, उनका कार्यकाल कौन सा था? तो आपका 1950 से लेकर के 1962 तक था, सॉरी 1960 तक था शायद, ठीक है। तो आपका जो नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम होगा कब तक होगा? वो आपका 1952 हो जाएगा। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? ठीक है, पोलियो फ्री इंडिया कब हुआ? 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2019, 27 मार्च 2020, अभी नहीं हुआ। बताइए। तो भारत पोलियो मुक्त जो है आपका 27 मार्च 2014 को हो गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, ठीक है, ए 27 मार्च 2014 याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डॉग बाइट का प्राथमिक उपचार क्या है? डॉग बाइट जिसे आप कुत्ता का काटना कहते हैं, उसका जो फर्स्ट एड होगा वो क्या है? फर्स्ट एड कैसे करेंगे? तो ऑप्शन देखिए, ए में है ड्रेसिंग करना, बी में है एंटीसेप्टिक लोशन लगाना, सी में है साबुन और पानी से धोना, जबकि डी में है घाव पर टाँके लगाना। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए जब भी कुत्ते के द्वारा काटा गया पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले क्या होगा? साबुन और पानी से जो है उसके घाव को धोना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, साबुन और पानी से धोना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे पूछा जाता है। यहाँ पे जो हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होने वाले रिएक्शन में नर्स द्वारा किया जाने वाला पहला कार्य क्या है? किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, अब उसमें जो क्या हो गया? रिएक्शन हो रहा है पेशेंट को, पेशेंट का जो है जो जहाँ पे लगाया हुआ है कैनुला लगाया हुआ, वहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है या पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसका वाइटल साइन अप डाउन हो रहा है, तो उस स्थिति में नर्स क्या करेगी? ए नंबर देखिए क्या है? इन्फॉर्म द फिजिशियन। बी में क्या है? इन्फॉर्म ब्लड बैंक। तीसरा है मॉनिटर वाइटल साइन। चौथा है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन। तो आप याद रखिएगा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, तो आपको इमीडिएट तरीके से जो है आपको ब्लड चढ़ाना रोक देना चाहिए। स्टॉप द इन्फ्यूजन, ठीक है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर वाइटल साइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कॉन्ट्रासेप्शन का अस्थायी साधन क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन में आपने पढ़ा होगा, एक होता है टेम्पररी मेथड, ठीक है, एक होता है परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड में बहुत से साधन होते हैं जिसमें से बैरियर मेथड आता है, हार्मोनल मेथड आता है, फिजिकल मेथड आता है, ठीक है, और नेचुरल मेथड आता है। जबकि परमानेंट में दो मेथड होते हैं जिसे कि आप परमानेंट कहते हैं, जिसे वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का अस्थायी साधन क्या है? अस्थायी साधन इसमें से कौन सा है? ठीक है, अस्थायी साधन क्या है कॉन्ट्रासेप्शन का? हाँ देखिए, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ अस्थायी की जगह पे अस्थायी साधन होना चाहिए। ठीक है, अस्थायी परमानेंट, तो उसमें जो आपका परमानेंट मेथड होगा वो होगा आपका आंसर डी, ट्यूबल लिगेशन एंड वेसेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबल लिगेशन आप जिसे कि ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसमें से फीमेल का फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है? काट करके बांध दिया जाता है। जबकि वेसेक्टोमी में क्या होता है? जो मेल का वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस को काट करके उसे टाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अस्थायी साधन होगा, अस्थायी साधन ट्यूबल लिगेशन एंड वेसेक्टोमी हो जाएगा, इसका डी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कॉपर टी में कॉपर का क्या काम होता है? आपने कॉपर टी का नाम सुना होगा। ठीक है, कॉपर टी का में कॉपर जो होते हैं, जो धातु कॉपर होते हैं, उसका क्या काम होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या है? ब्लास्टोसाइडल, बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल और स्पर्मिसाइडल। तो आपको याद हो कॉपर टी जो है वेजाना के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है और पर डे जो है उसमें से कॉपर जो धातु है, ठीक है, 25 से 30 माइक्रोग्राम डेली उससे क्या होता है? रिलीज होते रहता है आपके बॉडी में। तो कॉपर टी का मेन काम क्या होता है? मेल के द्वारा स्पर्म दिए जाने के बाद उस स्पर्म को किल कर देना। ठीक है, स्पर्म को क्या करना? किल कर देना। तो वो क्या कहलाएगा? स्पर्मिसाइडल कहलाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा, स्पर्मिसाइडल। ठीक है,
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, WHO के अनुसार एडोलसेंट की एज ग्रुप क्या है। हमने अभी आपको बताया था एडोलसेंट कब होता है, 12 से 19 साल तक। ठीक है, एडोलसेंट ग्रुप कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 12 से 19 साल तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 12 से 19 साल तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ईडीटी की गणना किससे की जाती है। ईडीटी जिसे आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, उसकी गणना किससे की जाती है, आपको पता होगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे निकालते हैं, 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है, 9 मंथ प्लस 7 डेज आप जानते हैं। तो वो किस नियम से निकाला जाता है, तो वो नेगेल्स रूल के आधार पर निकाला जाता है। क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर बी, नेगेल्स रूल। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, प्रेगनेंसी का अर्ली साइन कौन सा है। अर्ली साइन मतलब प्रेग्नेंट जैसे ही कंसीव होता है तो उसमें किस प्रकार का साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि प्रेगनेंसी का अर्ली साइन जो होता है वो होता है, आपका आंसर हो जाएगा बी, एमनोरिया। एमनोरिया में आपको जानते हैं क्या होता है, एमनोरिया में होता है अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एमनोरिया कहलाता है। तो प्रेगनेंसी का सबसे पहला साइन जो है आपका एमनोरिया है। ठीक है, अगर आप आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है उसके बाद अगला अगर जो आप 28 डेज के बाद नहीं आ रहा है मेंस्ट्रुएशन, इज दैट मीन यू आर प्रेग्नेंट। ठीक है, तो आपको उसको क्या कहा जाता है, एमनोरिया कहा जाता है। एमनोरिया के बाद अगर जो आपसे साइन पूछा जाएगा तो वो मॉर्निंग सिकनेस में आएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं आप, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मिल्क इजेक्शन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए एस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्ट्रॉन, सी है ऑक्सीटोसिन, डी है प्रोलैक्टिन। तो मिल्क जो इंजेक्शन के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। जबकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए अगर जो पूछेगा आपसे, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन हो जाएगा, तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन कब होगा, मिल्क प्रोडक्शन में, जबकि इंजेक्शन में कौन होगा, तो ऑक्सीटोसिन होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह वीक जो है कब मनाया जाता है आपका, ब्रेस्ट फीडिंग वीक तो आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या है, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होता है, तापमान कितना होता है लेबर रूम का जहाँ पे डिलीवरी कराई जाती है। ठीक है, डिलीवरी कराई जाने वाले रूम का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बीसीजी वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लाया जाता है। बीसीजी आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्वेरिन, जिसका कि टीका एट बर्थ लगाया जाता है, जन्म के समय लगाया जाता है। तो वो कौन से साइट पे लगाया जाता है, तो आपको पता होगा लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। जबकि इसे किस प्रकार लगाया जाता है, तो आपको इंट्राडर्मल लगाया जाता है, आईडी लगाया जाता है। ठीक है, आईडी लगाया जाता है बीसीजी का टीका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कॉप्लिक स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलते हैं। कॉप्लिक स्पॉट आपको पता है, हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया था, कॉप्लिक स्पॉट जो है वाइट स्पॉट हो जाते हैं आपके ओरल म्यूकोसा में। ठीक है, तो वो ओरल म्यूकोसा में जो वाइट स्पॉट हो जाते हैं वो देखने को मिलता है आपका खसरा में, जिसे आप मिजिल्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी दी जाती है। आपको पता होगा विटामिन ए का जो डोज होता है, ठीक है, वो 9 मंथ पे पहला डोज दिया जाता है। तो पहला डोज कितना होगा, तो पहला डोज होगा 1 लाख यूनिट। ऑप्शन हो जाएगा बी,
1 लाख यूनिट, जबकि इसके बाद जो भी डोज दी जाएगी विटामिन ए की वो डबल दी जाएगी, 2 लाख यूनिट दी जाएगी। पहला डोज याद रखिएगा विटामिन ए का 1 लाख यूनिट, दूसरा तीसरा चौथा जो भी डोज उसके बाद उसको पड़ेगा वो 2 लाख यूनिट का पड़ेगा, 2 लाख यूनिट। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड जो कि आपको पता होगा इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है टाइफाइड में, उसमें कौन सा टेस्ट करके पता लगाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट करके टाइफाइड का पता लगाया जाता है। ठीक है, और टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या है, आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या है। आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो आईयूसीडी आप जानते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, जिसमें से कॉपर टी आप जानते हैं, कॉपर टी जो लगाया जाता है वो यही डिवाइस कहलाता है आपका आईयूसीडी कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 25 नंबर, भारत में मातृत्व मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है, जिसे आप MMR कहते हैं। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सबसे ज़्यादा माता का जो डिलीवरी के समय जो मृत्यु होती है वो किसके कारण से होती है, पहला है संक्रमण, दूसरा है टॉक्सिसीमिया, तीसरा है अनसेफ एबॉर्शन, चौथा है हेमरेज। तो आपको यह जो है भारत का सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण है MMR का, वो आपका ऑप्शन डी है, हेमरेज है। ठीक है, रक्तस्राव, जिसे आप PPH कहते हैं। ठीक है, PPH कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। उसी हेमरेज के कारण भारत में सबसे ज़्यादा MMR का जो डेथ होता है वो हेमरेज के कारण ही होता है। ठीक है, अब आगे का जो भी अगला सीरीज़ होगा हम बिल्कुल उसको अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। शायद हम आपको समझाने में सफल ना हो, लेकिन हम धीरे धीरे जो है इसमें सुधार करके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले जो नर्सिंग के एग्ज़ाम है बिहार में उसमें आपको मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।